हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम अपनी क्लास के अंदर बनाए जाने वाले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। क्या होता है मेन फंक्शन और कैसे इसे एग्जीक्यूट कराया जाता है। इस मेन फंक्शन के अंदर जो एक लंबी सी लाइन लिखी जाती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, और उसके अंदर ब्रैकेट में भी कुछ लिखा जाता है, इस पूरी लाइन को आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो हम लिखते हैं क्लास, अपनी क्लास का नाम जैसे कि पर्सन, और कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करके हम अंदर आते हैं। और सबसे पहले अंदर आकर के बेसिक प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो वहां पर सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन को लिखेंगे और मेन फंक्शन के अंदर ही सारा का सारा कोड लिखेंगे। और जब एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ पर हम अपने वेरिएबल्स को भी बनाएंगे, अपने मर्जी से अपने फंक्शन यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन भी क्रिएट करेंगे। इसके अलावा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो वहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उस लाइन को समझते हैं कि क्या होता है उस लाइन का मतलब। हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट में लिखते हैं स्ट्रिंग ब्रैकेट args। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं पब्लिक का मतलब क्या होता है। जावा में जो डेटा रखा जाता है उसे रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रखा जाता है। इस पब्लिक वर्ड या फिर कीवर्ड के अलावा दो और कीवर्ड हमारे पास होते हैं, जो होते हैं हमारे प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इन तीनों को ही कहा जाता है एक्सेस मॉडिफायर या फिर स्पेसिफायर। चाहे आप एक्सेस मॉडिफायर बोलें, चाहे आप एक्सेस स्पेसिफायर बोलें, एक ही चीज है। पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, यहाँ पर ये तीन एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास जावा अवेलेबल कराती है, जो ये बताती है कि किसी क्लास के अंदर बनाया गया कोई वेरिएबल या फिर कोई फंक्शन या फिर कोई क्लास ही क्यों ना हो, हम उसके आगे पब्लिक, प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये बताएगा कि कोई क्लास प्राइवेट यूज की जा रही है या नहीं। प्राइवेट का मतलब जिस क्लास के अंदर हम किसी वेरिएबल के आगे या फिर किसी फंक्शन के आगे उसे बनाते समय प्राइवेट वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो फंक्शन या फिर वो वेरिएबल जिस क्लास के अंदर बनाया जा रहा है उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा, उसके बाहर कहीं एक्सेस नहीं हो पाएगा। यहाँ पर प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है। यहाँ पर प्रोटेक्टेड का मतलब समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच है या प्रोग्रामिंग करने का तरीका है, उनमें एक कंसेप्ट या फिर एक तरीका या एक सोच जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि भाई एक क्लास हमने बनाई ए नाम से, एक क्लास बनाई हमने बी नाम से, और इन दोनों क्लासों के अंदर डिफरेंट वेरिएबल और फंक्शनों का हमने क्रिएट किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इस क्लास के अंदर बनाए गए जो वेरिएबल या फिर फंक्शन है उनको हम बी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकें, तो इन दोनों क्लासेस के बीच में रिलेशन बनाना पड़ता है, और रिलेशन बनाने को कहते हैं इनहेरिटेंस। दो क्लासेस के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमें एक क्लास को पेरेंट और एक क्लास को उसका चाइल्ड बनाना पड़ता है। जैसे अगर हम बी क्लास को चाइल्ड और ए क्लास को पेरेंट बनाना चाहते हैं तो हमें बी क्लास के आगे क्या करना होगा, बस दो वर्ड लिखने हैं, एक्सटेंड्स, और जिस क्लास को बी क्लास का पेरेंट बनाना चाहते हैं उस क्लास का नाम लिख देंगे। इस प्रकार से एक्सटेंड्स ए लिखने पर बी क्लास क्या हो गई, चाइल्ड हो गई, और ए क्लास क्या हो गई, इस बी क्लास की पेरेंट क्लास हो गई। अब क्या होगा कि पेरेंट क्लास के अंदर बनाए गए फंक्शन और वेरिएबलों को हम बी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जब हम दो या फिर दो से अधिक, मान लिया तीसरी एक सी भी क्लास है, तो ऐसे केस में हम क्या होगा कि एक पेरेंट क्लास की अंदर बनाई गई चीजों को हम उसके डायरेक्ट दूसरे चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा बताता है प्रोटेक्टेड। किसी वेरिएबल या फिर किसी फंक्शन के आगे अगर हम प्रोटेक्टेड लगा देते हैं क्लास ए के अंदर, तो उस क्लास ए के अंदर बनाया गया वो वेरिएबल या फिर वो फंक्शन जिसको हमने प्रोटेक्टेड कर रखा है वो अपने चाइल्ड के अंदर एक्सेस हो सकता है, लेकिन एक ही लेवल नीचे जा सकता है। अब इसके नीचे नहीं जा सकता। इसके नीचे का मतलब क्या है कि मान लिया कि जो सी क्लास है उसके आगे भी हमने लगा दिया एक्सटेंड्स, लेकिन इसको हमने बना दिया बी, यानी कि बी क्लास पेरेंट है सी क्लास की, तो सी क्लास क्या हो गई, सी क्लास चाइल्ड हो गई और बी क्लास उसकी पेरेंट है, और बी क्लास चाइल्ड हो गया और ए क्लास उसकी पेरेंट है। तो एक तरीके से समझ लीजिए ये ग्रैंडफादर हैं
बी फादर है और सी क्या हो गई, चाइल्ड हो गई। 3 जनरेशन हो गई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन। तो प्रोटेक्टेड मेंबर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ सकते हैं, लेकिन दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में नहीं जा सकते। तो यही होता है हमारे प्रोटेक्टेड वर्ड का मतलब। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कि मतलब निकल रहा है कि एक पेरेंट है बी की और बी पेरेंट है सी की, यहाँ पर 3 लेवल्स हो गए। ऐसा ना करके अगर हम ऐसा कर दें कि ए का चाइल्ड है बी और सी दोनों के दोनों ही चाइल्ड हैं ए के ही, यानी कि बी के आगे भी एक्सटेंड ए लगा दिया और सी के आगे भी एक्सटेंड बी ना करके ए कर दिया। तो यहाँ पर अब प्रोटेक्टेड मेंबर जो ए के होंगे वो बी के अंदर और सी के अंदर दोनों के अंदर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक लेवल नीचे जा सकते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर। अब अगर बी के अगर कोई चाइल्ड होगा ई या फिर एफ, तो वो दोनों में हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स अवेलेबल नहीं हो सकते। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में एक ओवरव्यू छोटा सा मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी स्टार्टिंग में जब हम बेसिक प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आया है तो मैं आगे चलकर एक्सेस मॉडिफायर्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज या फिर परेशान बिल्कुल ना हो। लेकिन मैं अधूरा यहाँ पर नहीं छोड़ सकता था, इस वजह से थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना आप लोगों को ज़रूरी था कि क्या होता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का मतलब। अब आते हैं बात पब्लिक की करते हैं। 2 या 2 से अधिक क्लासेस जब होती हैं हमारे पास, तो जिस वेरिएबल को या फिर जिस फंक्शन को या फिर किसी क्लास को ही अगर हमने पब्लिक कर रखा है, यानी किसी के भी आगे अगर हमने पब्लिक लगा रखा है, तो पब्लिक का मतलब है वो पब्लिकली सबके लिए एक्सेसिबल है, सार्वजनिक। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक होता है, तो सार्वजनिक यानी कि कोई भी पर्सन उसे यूज कर सकता है। तो किसी वेरिएबल को अगर हम ए क्लास के अंदर पब्लिक कर देते हैं तो मतलब होगा कि वो वेरिएबल ए क्लास के अलावा बी क्लास में भी जा सकता है, सी क्लास में भी जा सकता है, इसके अलावा कितनी भी अन्य क्लासें हों उन सभी क्लासेस में हमारा वो वेरिएबल आ जा सकता है, यानी कि एक्सेस किया जा सकता है, कहीं पर भी हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर बात स्टार्ट हुई थी मेन फंक्शन के आगे पब्लिक क्यों लगता है। तो मेन फंक्शन के आगे पब्लिक इसलिए लगता है कि हम एक क्लास बना करके इस क्लास का जो मेन फंक्शन होगा वो इसी क्लास के अंदर भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास के अंदर ना बना करके किसी अन्य क्लास में भी इसका मेन फंक्शन अगर बनाना चाहते हैं तो वहां पर भी हम इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसके आगे पब्लिक लगाते हैं। तो अपने मेन फंक्शन को पब्लिक करने का इतना सा मतलब होता है कि हम अपने मेन फंक्शन को अपनी क्लास के अंदर बनाने के अलावा हम किसी अन्य क्लास में भी बनाना चाहें तो वहां पर भी बना सकते हैं और इसे चला सकते हैं। अब आते हैं स्टैटिक के पास। पहला नंबर हो गया पब्लिक। अब बात आती है स्टैटिक की। हमारा मेन फंक्शन स्टैटिक क्यों होता है? हम अपने मेन फंक्शन के आगे स्टैटिक वर्ड इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने मेन फंक्शन के अंदर जितना भी कोड लिखें वो बिना अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए डायरेक्ट रन हो सके। और इसी की हेल्प से जो हम बेसिक प्रोग्राम अभी स्टार्टिंग में करने वाले हैं वहां पर हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे और अपने सारे के सारे कोड को मेन फंक्शन के अंदर रख करके डायरेक्ट एग्जीक्यूट कराएंगे बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। और ये काम इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम अपने मेन फंक्शन के आगे स्टैटिक लगाते हैं। तो मेन फंक्शन के आगे स्टैटिक लगाने का मतलब इतना सा है कि हम मेन फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखें वो सब के सब डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएं, हमें अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े। अब आते हैं नेक्स्ट वॉइड के पास। हम अपने मेन फंक्शन के आगे वॉइड क्यों लगाते हैं? कोई भी फंक्शन जो होता है वो कई सारे स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक, तो यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट्स का जब ग्रुप बनता है किसी एक काम को करने के लिए तो हम उसे फंक्शन बुलाते हैं। और एक फंक्शन की स्टार्टिंग कैसे होती है? मैं इस बॉक्स को ना बना करके कर्ली ब्रेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेस क्लोज कर देता हूँ। जैसे मेन फंक्शन होता है उसी प्रकार से हमने एक अपना फंक्शन बनाया। लेट सपोज अपने फंक्शन का नाम दे दिया ऐड और लगा दिया पैरेंथेसिस। एक फंक्शन के अंदर कई सारे स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप होगा और वो सभी स्टेटमेंट्स का जो सेट या फिर ग्रुप होगा वो कर्ली ब्रेसेस के एक ब्लॉक के अंदर रखा जाएगा। हम अपने फंक्शन का या फिर अपने इस ब्लॉक का एक नाम देंगे और नाम के आगे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से बनता है एक फंक्शन। अपनी उस वीडियो जिसमें मैंने जावा के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में यानी कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, तो वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हम अपने फंक्शन बनाते हैं वो बाहर से वैल्यूज को मंगा भी सकते हैं और अंदर से वैल्यूज को बाहर भेज भी सकते हैं। यानी कि एक फंक्शन जो होता है वो वैल्यूज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकता है। एक फंक्शन चलता कब है? जब उसकी कॉलिंग करते हैं। हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे। इस प्रकार से हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं।
कोई वैल्यू भेजनी है तो हमने यहाँ से 10 भेज दिया। 10 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो इस आने वाली वैल्यू 10 को रिसीव करेगा। तो वेरिएबल हम दे देते हैं इंटीजर टाइप का और नाम दे दिया हमने x। तो x वेरिएबल इस आने वाली 10 वैल्यू को रिसीव करेगा और 10 वैल्यू को अंदर पहुंचा देगा। अंदर हमने क्या किया, लेट सपोज के अंदर हमने क्या किया, x में 2 जोड़ दिया और 2 जोड़ करके हमने एक इंट z नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर रख दिया। तो इस वैल्यू को कैसे चला जाएगा, x के अंदर जो भी वैल्यू आई है बाहर से, यानी कि ये जो 10 आया था 10 में 2 जुड़ गया तो हो गया 12 और 12 इक्वल टू करके असाइन कर दिया गया z नाम के वेरिएबल को। तो 12 वैल्यू जाकर z में सेव हो गई और z के अंदर जो भी है उसे हम रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न z। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई वैल्यू एक फंक्शन अंदर से बाहर भेजना चाहता है तो उसे लिखना होगा लास्ट में रिटर्न जो भी वैल्यू या फिर वेरिएबल भेजना चाहता है उस वेरिएबल का नाम। तो रिटर्न z करके हमने z वेरिएबल को बाहर भेज दिया। जो भी रिटर्न किया गया है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर उसकी कॉलिंग की है, तो यहाँ पर रिटर्न होकर के क्या आ गया, 12 आ गया। अब ये 12 अपने आप तो प्रिंट होगा नहीं, तो इसे हमें क्या करना होगा, SOPLN के अंदर लिखना होगा। तो ये जो कॉलिंग है इसको आप SOPLN के अंदर लिख दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक फंक्शन को चलाने का। मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो जैसी वैल्यू रिटर्न हो रही है, जैसे कि ये z वेरिएबल, तो z वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो वैसा डेटा टाइप हम फंक्शन के नाम के आगे यहाँ लगाते हैं। और अगर हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, जैसे कि इसको मैंने हटा दिया, मैं z को बाहर ना भेज करके अंदर ही प्रिंट करा देता हूँ, system.out.println z को प्रिंट करा दिया यहीं पे। अब हमें बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो हम अपने फंक्शन के आगे लगाते हैं void। और void को भी बताया था क्या होता है, void इज अ नल डेटा टाइप। तो हम यहाँ पर मेन फंक्शन के आगे void इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इस वजह से हमने मेन फंक्शन के आगे नल डेटा टाइप यानी कि void का इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद करता हूँ इस मेन फंक्शन के आगे पब्लिक, स्टैटिक और void इन तीनों वर्ड्स का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन क्या है, मेन तो हमारे फंक्शन का नाम है। मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि पहले से बना बनाया फंक्शन है। आप मेन के अंदर जो भी लिखेंगे, हमारे जावा के कंपाइलर को पता है कि हमें सबसे पहले मेन को पकड़ना है कि मेन कहाँ है। मेन के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। चौथा हो गया हमारा मेन फंक्शन। तो आप चारों वर्ड्स का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं, देखते हैं स्ट्रिंग args का मतलब क्या होता है। ब्रैकेट के अंदर लिखे गए स्ट्रिंग args का मतलब क्या है। जैसे कि अभी मैंने एक फंक्शन बनाया था ऐड नाम का, तो वहां पर हमने एक वेरिएबल दिया था इंटीजर x नाम का और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे थे। नीचे जब कॉल किया था तो एक वैल्यू भेजी थी 10। कॉल करते समय जो वैल्यू हम भेजते हैं इसे कहते हैं आर्गुमेंट्स। यहाँ पर एक ही आर्गुमेंट है इसलिए आर्गुमेंट में s नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर जो वेरिएबल आने वाली वैल्यू को लेने के लिए लगाए जाते हैं इनको कहते हैं पैरामीटर्स। तो जैसे ऐड एक फंक्शन है, इसके पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक पैरामीटर दे रखा है x आने वाली वैल्यू को रिसीव करने के लिए। इसी प्रकार से मेन फंक्शन के अंदर भी हमने क्या कर रखा है, एक वेरिएबल बना रखा है args नाम का, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के साथ ये ब्रैकेट क्या है मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। तो बस मैं अभी इतना समझाना चाहता हूँ कि जैसे एक फंक्शन के आगे यहाँ पर पैरामीटर लिखा जाता है आने वाली वैल्यू को रिसीव करने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर मेन के अंदर भी एक पैरामीटर दिया जाता है आने वाली वैल्यू को रिसीव करने के लिए। अब बात उठती है कि यहाँ पर वैल्यू आती कैसे है। यहाँ पर वैल्यू कैसे आती है ये जानने से पहले ये समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। हमने लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आगे जो भी वेरिएबल लिखा जा रहा है, जैसे कि args, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, यानी कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, यानी कि टेक्स्ट वैल्यू आएगी। अब अगर ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब बस इतना ही निकलता कि ये एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, जिसके अंदर एक टेक्स्ट वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट भी लगता है। अब कभी कदार आपने देखा होगा कि ये ब्रैकेट स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर भी लगा हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग के बाद args लिखा होता है और इसके बाद यहाँ पर भी लिखा जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है। जब आप डेटा टाइप के बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पर स्पेस दे करके एक वेरिएबल दिया गया, इसी तरीके से मान लिया एक और वेरिएबल दे दिया n, एक और वेरिएबल दे दिया x। तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल बनाए गए हैं इन सभी के साथ ये ब्रैकेट लग जाता है। और वहीं पर अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं
कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के बाद हम ब्रैकेट ना लगा करके इस वेरिएबल के बाद ब्रैकेट लगा रहे हैं, उसके बाद अगर हम n और x वेरिएबल बनाते हैं तो इन दोनों वेरिएबल्स के साथ ये ब्रैकेट नहीं लग रहा है, यानी कि यहाँ पर ये ब्रैकेट सिर्फ इस args वेरिएबल के साथ ही लगा है। और ये ब्रैकेट का मतलब होता क्या है? इस ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है एरेस के लिए। अब एरेस क्या होती हैं? अभी आप लोग एरेस को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि अभी आप लोगों ने बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि हम अभी जावा की स्टार्टिंग फेज में हैं। हमें अभी जावा की पूरी तरीके से कोई नॉलेज नहीं है। हम एरेस को पढ़ेंगे लेकिन काफ़ी आगे चल करके पढ़ देंगे। अभी हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें समझाना है, इस वजह से इस ब्रैकेट का मतलब बताने के लिए मुझे एरेस के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये सिंबल होता है एरे का। अब एरे क्या होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो आप लोगों को मतलब पता चल जाएगा। जैसे एक वेरिएबल बनाया गया इंटीजर ए नाम का एक वेरिएबल बनाया गया, तो मेमोरी में एक ब्लॉक लिया जाएगा, उसका नाम दे दिया जाएगा ए, और ए के अंदर एक वैल्यू जैसे कि 10 स्टोर कराई जा सकती है। अब मैं आपसे कहूँ कि ए नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू रखी है 10, इसके अंदर 3-4 वैल्यूज और डाल दीजिए, जैसे 20, 30 एंड 40। तो जब 20, 30 एंड 40 तीन वैल्यूज और आप रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? पहले हमने 20 रखा तो 10 को ओवरराइड करके 20 आ गया, फिर 30 रखेंगे तो 20 को ओवरराइड करके 30 आ जाएगा, फिर 30 को ओवरराइड करके 40 आ जाएगा। यानी कि एक बार में हम केवल एक ही वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, सभी वैल्यूज एक साथ एक वेरिएबल में नहीं रखी जा सकती। तो नॉर्मल वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू एक बार में रखी जा सकती है। अगर हम मल्टीपल वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे तो हर पुरानी वैल्यू को ओवरराइड करके नई वैल्यू आएगी उसकी जगह पर। तो ऐसे केस में जैसे कि एक स्टूडेंट का नाम हमें सेव करना है, तो हमने नेम नाम का वेरिएबल बनाया और नेम नाम के वेरिएबल के अंदर अपने एक स्टूडेंट का नाम सेव कर दिया, काम खत्म। लेकिन आप सपोज करिए कि अगर हमें 300 स्टूडेंट्स का नाम अगर सेव करना होगा तो क्या करेंगे? क्या 300 वेरिएबल लेते फिरेंगे? अगर 300 वेरिएबल लेंगे तो कितने सारे वेरिएबल हो जाएंगे और उनके अंदर कितनी वैल्यू हो जाएंगी, और 300 वेरिएबल को बार बार प्रिंट कराने के लिए उनका नाम लिखना पड़ेगा, कितना ज़्यादा कठिन काम है। तो ऐसे केस में बनाया गया एरेस को। एरे एक सिंगल वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वैल्यूज को सेव कर सकता है। कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। नॉर्मल वेरिएबल बनाने के लिए हम डेटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वहीं पर अगर इसकी जगह पर ए नाम का एक नॉर्मल वेरिएबल ना बना करके हमें ए को एरे बनाना है तो हम इसके आगे ये लगा देंगे। जावा में कोई एरे बनाने के लिए स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाता है, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल टू करके न्यू लिखेंगे और फिर डेटा टाइप दोबारा और ब्रैकेट के अंदर साइज दे देंगे। यहाँ साइज का मतलब क्या है कि इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? 10 वैल्यूज आ सकती हैं। हमें एरे को बनाते समय यहाँ पर साइज डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल में एक ब्लॉक मेमोरी का लिया जाता था, ए के लिए एक लिया, बी के लिए दूसरा लिया। वहीं पर एरे के अंदर हमने जब 5 दे रखा है तो यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लॉक लिया जाएगा, उसके अंदर 5 ब्लॉक्स को एक साथ असाइन किया जाएगा या ले लिया जाएगा, उसके अंदर एक एक वैल्यू को रखा जा सकता है। ध्यान है, जब एरे आप बनाते हैं तो उसके आगे एक डेटा टाइप लगाते हैं। जो भी आप डेटा टाइप लगाते हैं, हमारी एरे वेरिएबल उसी डेटा टाइप की सभी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। यानी कि एक एरे ये कहती है कि भाई हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन जो भी डेटा टाइप आपने आगे लगाया होगा हम उसी टाइप की सारी वैल्यूज लेंगे। अगर आपने एरे को बनाते समय यहाँ पर इंट और इंट लिखा रखा है तो सभी वैल्यूज आप इंटीजर ही डाल पाएंगे। अगर आपने डबल लगा रखा है दोनों जगह पर तो आप डबल वैल्यू ही डाल पाएंगे और कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपने कैरेक्टर ले रखा है तो सभी कैरेक्टर डाल पाएंगे, स्ट्रिंग ले रखा है तो स्ट्रिंग डाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरे मल्टीपल वैल्यूज तो स्टोर कर सकती है, यानी कि होमोजीनियस वैल्यूज को ही केवल स्टोर कर सकती है। अलग अलग प्रकार की वैल्यूज को आप सोचिए कि एक इंटीजर वैल्यू डाल दें, 2 डबल वैल्यू डाल दें, एक स्ट्रिंग डाल दें, 2 कैरेक्टर डाल दें, एक बुलियन वैल्यू डाल दें, तो सभी प्रकार की वैल्यूज को एक साथ एक ही एरे में नहीं रखा जा सकता। एरे कैन ओनली स्टोर होमोजीनियस यानी कि सेम टाइप ऑफ वैल्यूज ओनली। तो यहाँ पर हम अपने मेन फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर दे रहे हैं, args नाम का एक वेरिएबल दे रहे हैं और उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और उसको भी हमने क्या कर रखा है, एक एरे वेरिएबल बना रखा है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग के बाद एरे लगाते हैं तो यहाँ पर आगे लिखे गए जितने भी वेरिएबल होंगे उन सबके साथ एरे लग जाएगा, यानी कि सभी के सभी एरे वेरिएबल बन जाएंगे। वहीं पर अगर किसी वेरिएबल के बाद अगर एरे का सिंबल लगा रहे हैं तो केवल वही वेरिएबल एरे बन रहा है, बाकी अगर कॉमा करके आगे और वेरिएबल्स देते हैं तो वो सभी नॉर्मल वेरिएबल ही रहेंगे जिनका डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगा, कोई एरे नहीं रहेगा। अब बात आती है कि भाई इस स्ट्रिंग args के पास वैल्यूज कहाँ से आती हैं। ये जो स्ट्रिंग args होता है
इसको यहां पर कहा जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। मैं शायद पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। और args भी एक नॉर्मल वेरिएबल है, तो आप args ही ना लिख करके कुछ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनफैक्ट ब्लूजे को स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, और ब्लूजे में प्रोग्रामिंग करते समय आप अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग args नहीं भी लिखते हैं, इस ब्रैकेट को ब्लैंक भी छोड़ देते हैं तो कोई एरर नहीं आती है। फिलहाल इस ब्रैकेट के अंदर दिए गए पैरामीटर को कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, और कमांड लाइन आर्गुमेंट में वैल्यू यूजर द्वारा दी जा सकती है। जब हम अपने ब्लूजे के अंदर क्लास को बनाएंगे, क्लास को बनाने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर अगर यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल दे रखा है तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसे कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। और कमांड लाइन आर्गुमेंट कब चलती है? जब हम अपनी इस फाइल को ब्लूजे में कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद जब एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करते समय यहाँ पर अगर हमने यहाँ से कोई वैल्यू मांग रखी है, 2 नंबर मांगे हैं लेट सपोज, तो 2 नंबर आपसे पॉपअप स्क्रीन आएगी, यानी एक विंडो ओपन होकर के पहले आती है, उसके अंदर 2 नंबर आपसे लिए जाएंगे, एंटर करवाए जाएंगे। और जो 2 नंबर आप एंटर करते हैं वो 2 नंबर इस वेरिएबल की मदद से अंदर इस मेन फंक्शन के अंदर पहुंचाए जाते हैं और उनके ऊपर प्रोग्रामिंग की जाती है। तो चाहे आप यूजर से मांगे या फिर आप कमांड लाइन की मदद से कोई बाहर से 2 वैल्यू या 3 वैल्यू या जितनी वैल्यूज आप भेजना चाहें वो इस मेन फंक्शन के अंदर भेज सकते हैं। कैसे होता है ये सब कुछ? चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं लाइव प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि कैसे हमारी कमांड लाइन आर्गुमेंट के द्वारा हम वैल्यूज को भेज सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले चलिए ओपन कर लेते हैं ब्लूजे को। यहाँ पर हम न्यू क्लास में जाएंगे और अपनी क्लास का नाम देंगे। जैसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं कमांड लाइन के बारे में, तो हम अपनी क्लास का नाम कमांड लाइन दे देते हैं। यहाँ पर मैंने कमांड का C बड़ा और लाइन का L बड़ा रखा हुआ है। ओके बटन पर करेंगे क्लिक एंड ये हमारी क्लास आ गई है। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है, हम इन सभी चीजों को हटा देंगे। अब चाहे तो पूरा का पूरा एक साथ हटा सकते हैं। पूरा हटा दिया मैंने। पब्लिक क्लास, अपनी क्लास का नाम था कमांड लाइन, तो कमांड लाइन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज एंड यहाँ पर आ गए। अंदर आकर के मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देता हूँ। और मेन के अंदर में सबसे पहले मैं देता हूँ यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट के रूप में 2 नंबर्स, एक इंटीजर a कॉमा इंटीजर स्पेस b। यहाँ से मैं कमांड लाइन के थ्रू 2 नंबर्स भेज रहा हूँ a और b को, और अंदर जाकर के मैं इन दोनों को सम कर लूंगा। कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं दोबारा और अंदर आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के, और यहाँ पर आकर के एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर रेस यानी रिजल्ट। रिजल्ट का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिया हुआ है रेस। अब रेस के अंदर क्या करेंगे? रेस बराबर a प्लस b में कर देता हूँ। a और b जो इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के आर्गुमेंट वेरिएबल्स हैं या फिर लोकल वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर जो मैंने a और b को भेज रखा है, इन a और b के अंदर जो भी वैल्यूज हम देंगे उन वैल्यूज को यहाँ पर हमने सम करके रेस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब रेस वेरिएबल में इन दोनों का सम आ चुका होगा, और यहाँ पर क्या करेंगे? अगली लाइन में हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट में एक मैसेज देते हैं पहले, सम इज, और उसके बाद प्लस ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेट करा देंगे एक वेरिएबल की वैल्यू। कौन सा है वो वेरिएबल? रेस वेरिएबल, जिसमें हमारा रिजल्ट आया है। यहाँ पर हम रेस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे। हमारा आंसर सम इज रेस वेरिएबल में जो भी आंसर आया होगा वो प्रिंट होकर के आएगा। लेट सपोज कि हम a के अंदर देने वाले हैं 10 और b के अंदर देने वाले हैं 20, तो a और b के अंदर 10 और 20 आएगा, और 10 और 20 को ऐड करके यहाँ पर 30 आ करके रेस में स्टोर करा दिया जाएगा। और जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे सम इज रेस की वैल्यू, तो रेस की वैल्यू यहाँ पर 30 प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर आएगा सम इज 30। कंपाइल करते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स आ गया है, और क्लोज करते हैं। क्लोज करके हम यहाँ पर आएंगे कमांड लाइन के बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पर राइट क्लिक करके वर्ड मेन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर्स हैं जो हमें देने हैं कमांड लाइन के थ्रू। अब यहाँ पर मैं एक को 10 दे देता हूँ और दूसरे के अंदर वैल्यू 20 दे देता हूँ, और ओके करते ही ये देखिए हमारा आंसर सम इज 30 लास्ट वाला लाइन आ रही है। ये पुराना आउटपुट है जो किसी प्रोग्राम को रन करने पर आया है, उसको मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। दोबारा मैं रन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं इस पर फिर से राइट क्लिक करता हूँ, वर्ड मेन को सिलेक्ट करता हूँ। इस बार मैं 10 और 20 की जगह पर यहाँ पे देता हूँ 6 एंड दूसरी जगह मैं देता हूँ 8। 6 और 8 14 होता है आंसर। ओके किया, ये देखिए सम इज 14 आंसर आ रहा है।
तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कमांड लाइन के थ्रू कोई भी वेरिएबल या फिर वैल्यू को भेज सकते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। अब इंट a एंड b की तरह से कोई और भी वैल्यू भेजना चाहे तो हम वो भी भेज सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग args बताया था, तो अब यहाँ से स्ट्रिंग args के लिए भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग ब्रैकेट args अगर लिखते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पर क्योंकि args हमारा स्ट्रिंग टाइप का है तो इसके अंदर हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज ही आ सकती हैं, और हमारा एरे वेरिएबल है तो एरे वेरिएबल इंडेक्स नंबर से चलता है। देखिए ये सब तो यहाँ पर नहीं चलेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे args वेरिएबल के अंदर हम 3 आर्गुमेंट देने वाले हैं, क्योंकि हमारा args क्या है, स्ट्रिंग टाइप का एरे वेरिएबल है। तो एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं, और क्योंकि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है इसलिए हम मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं वैल्यू 1 इज प्लस args स्क्वायर ब्रैकेट में हम अपनी एरे का इंडेक्स नंबर एरे में 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 अगर देंगे तो क्या होगा, हमारी args एरे के अंदर जो पहली वैल्यू या फिर आर्गुमेंट हम देंगे वो आएगी। इसी तरह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट यहाँ पर वैल्यू 2 प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर वैल्यू 3 प्रिंट कराएंगे, और यहाँ पर हम सेकंड वाली आर्गुमेंट जो 1 नंबर इंडेक्स पे होगी और थर्ड वाली आर्गुमेंट जो 2 नंबर इंडेक्स पे होगी। सेव करते हैं, कंपाइल करने पे देखिए क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर आया है। यहाँ पर args के अंदर हम 3 वैल्यू भेजने वाले हैं, इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में 3 इंडेक्स नंबर दे रहे हैं। हमें पता है कि एरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने args के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में 0, args के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में 1, args के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में 2 दे रखा है। 0 इंडेक्स नंबर है पहली वैल्यू का, 1 इंडेक्स नंबर है दूसरी वैल्यू का, और 2 इंडेक्स नंबर है तीसरी वैल्यू का। अब हम जब अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो args वेरिएबल के अंदर 3 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज भेजेंगे। पहली वैल्यू args 0 में, दूसरी वैल्यू args 1 में, और तीसरी वैल्यू args 2 में आएगी। क्लोज करते हैं एंड राइट क्लिक करके वर्डमेंट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये देखिए यहाँ पर पहले से कर्ली ब्रेसेस बन के आते हैं। इन्हीं कर्ली ब्रेस के अंदर अपना कर्सर रखना है और डबल कोट के अंदर वैल्यू देनी है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देनी है हमें, इसलिए हम डबल कोट का इस्तेमाल करेंगे। डबल कोट हेलो, डबल कोट बंद, ये हमारी पहली आर्गुमेंट हो गई, कॉमा डबल कोट जावा, फिर डबल कोट बंद, कॉमा फिर डबल कोट program प्रोग्राम, डबल कोट बंद। तो हमने अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डबल कोट के अंदर हेलो दिया, कॉमा डबल कोट के अंदर जावा दिया, कॉमा एंड डबल कोट के अंदर प्रोग्राम दिया। तो हेलो, जावा और प्रोग्राम ये 3 वैल्यूज हैं। हेलो हमारा जो है अपनी एरे में 0 नंबर इंडेक्स यानी पहले नंबर पे है, और जावा 1 नंबर इंडेक्स पे है। उसी तरह से प्रोग्राम 2 नंबर इंडेक्स पे मौजूद है। तो ओके करते ही ये देखिए वैल्यू 1 हेलो, वैल्यू 2 जावा एंड वैल्यू 3 प्रोग्राम आ रहा है। इस प्रकार से हम अपनी कमांड लाइन के थ्रू वैल्यूज को भेज सकते हैं ब्लूजे के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन फंक्शन के अंदर लगाए गए जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी के मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।